ये प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड पर लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो जैसे कि आप नाम पे देख सकते हैं, सॉयल प्लांट एंड वाटर, इसके बीच क्या रिलेशनशिप है। तो इसको नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा न्यूट्रिएंट कैसे ऑब्जर्व होता है, प्लांट कैसे काम करती है, प्लांट की फिजियोलॉजी, जैसे ह्यूमन की फिजियोलॉजी। हम अगर ह्यूमन की स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट कैसे काम करती है ये नहीं जानेंगे, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में भी हमें कंप्लीट आइडिया नहीं आएगी। उसी पैटर्न पे प्लांट फिजियोलॉजी भी काम करता है। हमने पढ़ लिया न्यूट्रिएंट की क्या रोल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट कैसे ऑब्जर्वेशन होती है, मिनरल कैसे ऑब्जर्वेशन होती है, ट्रांसलोकेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। अब हालांकि हम कंप्लीटली मैकेनिज्म नहीं पढ़े, वो बाद में धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि कैसे काम करती है। ठीक है, ओवरऑल एक कंसेप्ट आ गया हमें नॉलेज में। तो अभी हम देखेंगे सॉयल, रूट हो गया, रूट जहाँ पे है सॉयल पे, उसके बाद प्लांट हो गया, और कम्प्लीटली उसके अंदर जो वाटर है वो कैसे काम करती है, उनकी रिलेशनशिप क्या है। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल मैकेनिज्म दैट गवर्न वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉयल थ्रू प्लांट्स टू द एटमोस्फियर। मतलब सॉयल में हम जो पानियाँ डालते हैं उनसे कैसे वाटर मूवमेंट होती है, थ्रू रूट्स हो गया या फिर कुछ भी, थ्रू आउट द प्लांट, एंड देन इट मूव्स टू द एटमोस्फियर, कैसे जाती है इसके बारे में देखेंगे। द सॉयल वाटर रिलेशनशिप इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन सॉयल वाटर एंड प्लांट्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गई। इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल, आज वाटर इज नेसेसरी फॉर ए वेराइटी ऑफ प्लांट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट अपटेक एंड सेल एक्सपेंशन। वाटर हर एक चीज के लिए एसेंशियल है, जैसे हमारे बॉडी में वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी तरह प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस के लिए, न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए, सेल एक्सपेंशन के लिए, और बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए। तो वाटर की काफ़ी सारे रोल्स रहती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है द सॉयल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम, ये क्या चीज़ है, ये क्या वर्डिंग है। द SPSE describes the continuous pathway of water flow driven by gradient of decreasing water potential। मतलब जो वाटर पोटेंशियल होते हैं, वाटर पोटेंशियल क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वाटर हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ट्रैवल करती है। ठीक है, जो सबसे हायर पोटेंशियल है मतलब वो सॉइल में है, वहाँ से सॉइल टू द प्लांट रूट्स। ठीक है, सॉइल से सबसे हायर पोटेंशियल है मतलब 0 MPa, तो ये वहाँ से धीरे धीरे जाता है रूट तक, और रूट से प्लांट में थोड़ा डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, और प्लांट से सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग पोटेंशियल है एटमॉस्फेयर में। तो इसी हिसाब से नेगेटिव ग्रेडियंट में जाती है, वाटर पोटेंशियल ट्रैवल करती है अब थ्रू द स्टेम एंड लीव्स एंड फाइनली इनटू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, और इसी को बोलते हैं सॉयल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम। एक कंटिन्यूस वे में ये फ्लो करती है। Water always move from an area of higher water potential to an area of lower, that is more negative water potential। एटमॉस्फेयर की आप देख सकते हैं -31 जो वाटर पोटेंशियल है, और प्लांट की है -1.5 जो, और रूट की है -0.01 टू 0.03, और सॉइल की सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल दैट इज 0। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉयल एज ए वाटर रिजर्वर। सॉयल से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे वाटर रिजर्वर है सॉयल। द सॉयल सर्व एज प्राइमरी रिजर्वर फॉर वाटर विथ इट्स प्रॉपर्टीज क्रिटिकली डिटरमाइनिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स। तो सॉयल में ही ज़्यादातर हम पानियाँ डालते हैं, जो भी पानी होती है सॉयल, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉयल में होती है, इसके वजह से वाटर सफिशेंटली अवेलेबल होती है प्लांट के लिए। सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कितने वाटर सॉइल कैन होल्ड, हाउ इजीली इट कैन मूव एंड हाउ accessible इट इज़ टू प्लांट रूट्स। तो सॉइल के जैसे कि हमारा मान के चलिए सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में थोड़ा लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसकी सॉइल स्ट्रक्चर, उसकी टेक्सचर, उसकी ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या है, क्ले सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल जो होते हैं उसमें कितने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कितने जल्दी ये प्लांट के अंदर ऑब्जर्व होती है और प्लांट में मूव करती है, रूट में कितने जल्दी एक्सेसिबल रूट तक पहुंचती है, ये सारे डिसाइड करते हैं सॉइल की स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सॉइल टाइप मैंने दिया हुआ है, उसमें पार्टिकल साइज है
वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, ड्रेनेज के बारे में भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। प्लांट अवेलेबल वाटर, प्लांट को कितने वाटर अवेलेबल होते हैं। सैंडी सॉइल में ये तो लॉजिक की है कि लेकिन इसमें बहुत ही लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, रिटेंशन बहुत लो होती है और ड्रेनेज भी बहुत रैपिडली हो जाती है। सॉइल ज़्यादा वाटर पकड़ के नहीं रख सकता, इसीलिए सबसे लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की होती है और उसकी पार्टिकल साइज होती है 0.05 से लेकर 2 mm तक। उसके बाद सिल्ट सॉइल आती है जो थोड़े से डेवलप होती है सैंडी सॉइल से। इसकी जो पार्टिकल साइज है 0.002 से लेकर 0.5 तक और ये वाटर रिटेंशन उसकी थोड़ा मॉडरेट होती है, ठीक है। ड्रेनेज भी थोड़ा मॉडरेट होती है। अगर सैंडी सॉइल 1 घंटे में ड्रेनेज कर रहा है, 1 घंटे में सूख रहा है, तो सिल्ट सॉइल हो सकता है 5-6 घंटे या फिर 1 दिन लगा दे, ठीक है। मॉडरेट उसकी भी प्लांट जो अवेलेबल वाटर होती है वो भी मॉडरेट होती है। उसके बाद क्ले सॉइल में थोड़ा वाटर रिटेंशन हाई होती है, इसी वजह से कहते हैं क्लेई सॉइल में ज़्यादा हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा ड्राई भी, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है, ठीक है। ये इसका जो पार्टिकल साइज है लेस देन 0.002 होता है और ड्रेनेज बहुत ही स्लो होती है। एक बार आपको पानी दे दिया तो काफ़ी दिनों तक देना नहीं पड़ता और प्लांट अवेलेबल जो वाटर होती है वो भी मॉडरेट होती है, 1.2 से लेकर 1.5 होती है। उसके बाद जो आती है लोमी सॉइल सबसे मतलब ऑप्टिमल होती है प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल साइज मिक्स्ड होती है और वाटर रिटेंशन सबसे हाई होती है एंड ड्रेनेज भी मॉडरेट होती है और उसकी जो प्लांट अवेलेबिलिटी होती है, मतलब प्लांट के लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है, वाटर मतलब वो कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम क्रॉप के लिए लोमी सॉइल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। लोमी सॉइल में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा आती है। ऑर्गेनिक मैटर लाइक डिकेइंग प्लांट रेसिड्यूज, जब हम प्लांट में सॉइल में कुछ सूखे पत्ते डाल देते हैं, रेसिड्यूज डाल देते हैं, ह्यूमस डाल देते हैं, तो ये क्या करती है, एक स्पॉन्ज के तरह काम करती है जो कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी काफ़ी हद तक बढ़ा देती है, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर कैसे, ये हो गया टेक्सचर एंड वाटर प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। सॉइल स्ट्रक्चर कैसे इन्फ्लुएंस करती है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू एग्रीगेट मॉडिफाइड पोर स्पेस। सॉइल की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अरेंज हुआ है, ठीक है, एक एग्रीगेट बनाती है, वो डिपेंड करता है, मतलब उसके हिसाब से डिपेंड करता है पोर स्पेस, वो स्पेसेस क्रिएट करते हैं। जो स्ट्रक्चर होती है सॉइल की, आपने पढ़ा होगा, जो सॉइल साइंसेस पढ़े होंगे एग्रीकल्चर के उनको ये बात अच्छी पता होगा। हम इसमें डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि एग्जाम में हमें इतने डिटेल्स में नहीं चाहिए, जितने आंसर राइटिंग के लिए चाहिए वही मैं इसमें डाल रही हूँ। डिटेल्स में जाऊँगी हो सकता है आपको बहुत वीडियो लेंदी हो जाए और आपको इतना डीपली भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डीपली नॉलेज चाहिए क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चाहिए, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना नहीं चाहिए, इसी वजह से मैं डीपली यहाँ पे नहीं गई हूँ। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इनटू एग्रीगेट जो कि पोर स्पेस को बताती है, उसी हिसाब से पोर स्पेस डिसाइड होता है अफेक्टिंग, और ये वाटर मूवमेंट को अफेक्ट करता है एंड स्टोरेज को भी। इसी वजह से स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्लांट वाटर की मूवमेंट के लिए। तो लार्जर पोर्स अलाउ फॉर रैपिड ड्रेनेज, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स में, सैंड में थोड़ा ज़्यादा पार्टिकल साइज होता है और स्ट्रक्चर भी उसी तरह होता है, इसी वजह से ये ड्रेनेज ज़्यादा कर लेता है क्योंकि उसमें पोर स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। बट लोअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाइल स्मॉलर पोर्स रिटेन वाटर बट रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट। जैसे कि लोमी सॉयल, क्लेई सॉयल, इसमें पोर बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसके वजह से ड्रेनेज इतना आसानी से नहीं होता और मूवमेंट को भी वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से सॉयल स्ट्रक्चर भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। और लास्टली आता है हमारा सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, जो इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये क्या करती है, एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट स्टेबिलिटी। जो यहाँ पे हमने पढ़ा, जो एग्रीगेट क्रिएट करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल पार्टिकल्स, इसको वो इंक्रीज कर देते हैं जिसके वजह से एक पोर स्पेस, डाइवर्स पोर स्पेस बन जाती है और प्रोवाइडिंग चार्ज सरफेस दैट अफेक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ईच 1% इंक्रीज इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर हेल्प्स सॉइल होल्ड एन एडिशनल 20,000 गैलन्स ऑफ वाटर पर एकड़। देख सकते हैं
अगर आप 1% इंक्रीज भी करते हैं सॉयल ऑर्गेनिक मैटर को तो ये 20,000 गैलन्स तक मतलब एक एकड़ में 20,000 गैलन्स वाटर तक वो एडिशनल होल्ड करके रख सकता है। सॉयल ऑर्गेनिक मैटर कैन रिटेन अप टू 10 टाइम्स इट्स वेट इन वाटर। ठीक है, ए सील्ड स्लोम विथ 4% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कैन होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज वन विथ 1% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सील्ड लोमी जो सॉइल होता है, अगर उसमें आप 4% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर लेते हो तो ये होल्ड करता है, मतलब 1% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अगर नॉर्मल सॉइल में आप ऐड करते हो उससे 2 गुना ज़्यादा ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से, इसी मेजरमेंट के हिसाब से काम करते हैं सॉयल एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे सॉयल वाटर पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है जो सॉयल प्लांट और वाटर में एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है। सॉयल वाटर पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर इन द सॉयल। सॉयल में कितना एनर्जी है वाटर की, उसका मेजरमेंट हम करते हैं सॉयल वाटर पोटेंशियल से, और उसकी ये जो सिंबल यूज़ किया जाता है सॉयल वाटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, इसमें क्या होता है, डिटरमाइन करता है ये इट्स मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स। वाटर सॉइल में कैसे मूवमेंट करेगी, प्लांट में कितना अवेलेबिलिटी होगा, इसमें पता चलता है सॉइल वाटर पोटेंशियल में। ठीक है, और जैसे कि हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल, मतलब लेस नेगेटिव, जो लेस नेगेटिव होता है वो उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, तो टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल जिसका हायर नेगेटिव वैल्यू होता है वो होता है लोअर वाटर पोटेंशियल उसकी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर में सबसे मोर नेगेटिव एनर्जी है तो इसकी वाटर पोटेंशियल सबसे लो है, तो सॉइल में 0 नेगेटिव एनर्जी है तो इसके वजह से उसका मोर वाटर पोटेंशियल है। तो टोटल सॉइल वाटर पोटेंशियल जिसको कैलकुलेट किया जाता है सॉल्यूट प्लस प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस मेट्रिक। ठीक है, इसी हिसाब से मेजर किया जाता है सॉइल वाटर पोटेंशियल। तो इसका पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये क्या होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कॉज्ड बाय डिजॉल्व्ड सॉल्यूट इन द सॉइल। सॉइल में कितना सॉल्यूट है, जैसे कि हमारे मान के चले एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, उसमें जितना सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होगा उसकी स्टिकीनेस ज़्यादा बढ़ेगी, वाटर की मूवमेंट्स इतना कम होगा। तो उसी तरह से जैसे सॉइल में जितना सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसका मतलब देखिए पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल में सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं जिसके वजह से उसकी वाटर पोटेंशियल की कैपेसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है बाय मेकिंग वाटर स्टिकियर। तो इसी वजह से सलाइन सॉइल में ज़्यादातर वाटर मूवमेंट ज़्यादा हो नहीं पाती है एंड हार्ड हो जाती है प्लांट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्लांट उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। प्योर वाटर को प्लांट बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर देती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सॉल्यूट उसमें डाल देते हो तो थोड़े थोड़े करके बहुत दिनों तक, मतलब बहुत दिन लगेंगे उसको वाटर खींचने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद आता है प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेशर पोटेंशियल। और जो प्रेशर पोटेंशियल होता है सॉइल की, ये क्या होती है कि एक फिजिकल प्रेशर एग्जर्ट करता है, मतलब वाटर एक फिजिकल प्रेशर क्रिएट करता है विद इन द सॉइल एंड द एयर अबव इट। मतलब मान के चलिए ये सॉइल, ये जो वाटर इसमें जो होता है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है सॉइल के अंदर और इटसेल्फ, और उसके ऊपर जो एयर है उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करता है, और जिसके वजह से वाटर मूवमेंट कर लेती है प्लांट। तो इस प्रेशर का फ़ायदा उठाते हुए प्लांट इसको वाटर खींच लेती है अंदर। तो इट कैन बी पॉजिटिव इन सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल मतलब जिस सॉइल में ऑलरेडी आप एक सॉइल है जिसमें आप वाटर भर रहे हो, पानी दे रहे हो, तो एक वक्त पे सॉइल की कैपेसिटी हो जाती है, उसके बाद सॉइल ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाती, वो बहुत गीला गीला हो जाती है। लेकिन जब तक सॉइल सोक कर रही है वो सैचुरेटेड नहीं है, जब वो एकदम सोक कर जाता है उसके बाद सोकिंग नहीं होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सॉइल इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंडीशन में पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें एक सैचुरेटेड कंडीशन सॉइल इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर को ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना पड़ता, प्लांट को ज़्यादा तकलीफ झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लांट डायरेक्टली
वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन नेगेटिव टेंशन जहाँ होती है, नेगेटिव होती है अनसैचुरेटेड सॉइल में, जहाँ पे सॉइल अगर ड्राई हो चुकी है, सॉइल में पानी की ज़रूरत होती है, ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो रही है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन से भी अफेक्ट होकर सॉइल अनसैचुरेटेड हो जाती है, तभी एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होती है। वाटर को काफ़ी परेशानियाँ झेलने पड़ता है और प्लांट को काफ़ी बल लगाना पड़ता है नेगेटिव तरीके से उसमें जो पानी है उस पानी को निकालने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लांट को भी अपने नेगेटिव प्रेशर को ओवरकम करके वहाँ से खींचना पड़ता है और यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब सैचुरेटेड सॉइल से एनर्जी इतना ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या होता है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस वाटर मूवमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होता है सॉइल की, ये तो हमारी ग्रेविटी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हर एक चीज़ को वो अपने तरफ नीचे की तरफ खींचता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? तो ग्रेविटी के वजह से सॉइल में जो भी वाटर है वो नीचे की तरफ खींचता चला जा रहा है। आज सॉइल डेप्थ इंक्रीजेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव। जितना जितना सॉइल डेप्थ होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतना उतना नेगेटिव होते हुए जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आता है मेट्रिक पोटेंशियल, अराइजेज फ्रॉम द adhesive फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सॉइल पार्टिकल्स। तो ये कैसे काम करता है? ये सॉइल में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें एक adhesive प्रॉपर्टी, adhesive फोर्सेस काम करती है, ठीक है। डोमिनेंट इन अनसैचुरेटेड सॉइल, ये अनसैचुरेटेड सॉइल में थोड़ा डोमिनेंट होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग वाटर एगेंस्ट ग्रेविटी। तो पानी का ये प्रॉपर्टी होता है कि अनसैचुरेटेड सॉइल में ये क्योंकि देखिए अनसैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, ग्रेविटी तो डेफिनेटली पानी को नीचे नीचे ढकेलेगा, निचले की तरफ खींचेगा। तो ये क्या करती है, एग्नेस्ट वो सॉइल के साथ पानी का बहुत गहरा रिश्ता होता है, वो सॉइल के साथ ही रहना चाहता है, निचले हिस्से में नहीं जाना चाहता। लेकिन ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा है कि तुम आ जाओ मेरे पास। लेकिन ये क्या करता है, जब तक अपने जान होता है अपने पास, जब तक वो स्ट्रेंथ होता है, वो अपने एनर्जी को खर्च करके सॉइल के साथ पकड़ कर रखा हुआ होता है। तो उसको बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर हमें सॉइल वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सी वाटर किस तरह से मूवमेंट करता है। आज सॉइल ड्राइज द मैट्रिक पोटेंशियल बिकम्स इंक्रीजिंगली नेगेटिव। तो जो जितना सॉइल ड्राइज होगा उतना अनसैचुरेटेड होते हुए जाएगा, तो अनसैचुरेटेड कंडीशन में डेफिनेटली हमारा नेगेटिव फोर्सेस काम करेगी, ठीक है, मेकिंग इट हार्डर फॉर प्लांट्स टू एक्सट्रैक्ट वाटर। तो वाटर तो खींचता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे की धंसता हुआ जा रहा है और उसके साथ साथ मेट्रिक पोटेंशियल भी धीरे धीरे कम हो, मतलब नेगेटिव हो रहा है। तो जिसके वजह से प्लांट को भी उतना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी वजह से ड्रॉट कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है जब सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट रूट स्ट्रक्चर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो रूट की स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करती है वाटर एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? तो रूट सिस्टम सर्व एज द प्लांट्स प्राइमरी इंटरफेस, ये प्लांट की प्राइमरी इंटरफेस होती है फॉर एक्वायरिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर डिसाइड करती है किस तरह से प्लांट में किस तरह की वाटर, किस तरह की न्यूट्रिएंट अंदर जाएगी। और इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं वो वाटर एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करते हैं। जैसे कि देखिए रूट कैप, ये जो हिस्सा होता है इसको रूट कैप बोला जाता है। ये ग्रोइंग टिप को प्रोटेक्ट करता है। जोन ऑफ सेल डिवीजन, देखिए ये जो सेल एलोंगेशन होती है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद जोन ऑफ एलोंगेशन होता है, ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, यही पोर्शन आगे आगे ग्रो करते हुए जाता है, ठीक है, न्यू सेल डिवीजन होकर। फिर जोन ऑफ एलोंगेशन, ये जोन ऑफ एलोंगेशन सिर्फ एलोंगेट होता है, एक बार डिवीजन होने के बाद ये एलोंगेट होता है। फिर जोन ऑफ मैच्योरेशन, ये ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है और यहाँ से छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं और ये सेल डिफरेंशिएशन करते हैं एंड रूट हेयर्स भी यही से फॉर्म होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रूट स्ट्रक्चर। ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, ये टाइनी एपिडर्मल एक्सटेंशंस होते हैं दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रूट सरफेस एरिया फॉर कंस्टेंट सॉइल वाटर, ठीक है। ये रूट सरफेस एरिया में ये इंक्रीज होते होते जाते हैं एंड वाटर के साथ कांटेक्ट होकर इसी से ही वाटर
एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है। इसका लेंथ मैक्सिमम 50 टू 150 माइक्रोमीटर होती है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस होती है 10 टू 100 टाइम्स। फंक्शन इसकी होती है एसेस वाटर इन सॉयल माइक्रोपोर। सॉयल माइक्रोपोर में ये जो एक्सटेंशन होता है ये जाकर सॉयल माइक्रोपोर्स के साथ जुड़ जाता है और वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होकर प्लांट के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका सॉयल हो गया जो ब्राउनिश कलर में है। ये मेन रूट हो गया, ये आपका रूट हेयर्स हो गया। ठीक है, और रूट हेयर्स में जो टाइनी टाइनी पार्टिकल है ये है वाटर और उसके साथ कनेक्ट होके रूट में एंट्री करती है, वाटर एब्जॉर्ब होती है। तो की एडॉप्शन ये है रूट हेयर्स पेनेट्रेट सॉयल माइक्रोपोर्स, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स एंड डायरेक्ट कंटैक्ट विथ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग पढ़ेंगे, दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन पाथवे। किस पाथ से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट एपिडर्मिस टू द एक्सटर्न सेंट्रल जाइलम। देखिए यहाँ से मान के चलिए ये आपका रूट है। ठीक है, रूट में ये आपका रूट हेयर है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने डायग्रामेटिक वे में समझाया है। ये बहुत ही स्ट्रक्चर है जो इसका एपिडर्मिक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फाइनली आपकी ये चारों तरफ फ्लोएम होता है और अंदर में जाइलम होता है। तो ये एपिडर्मिस से लेकर सेंट्रल जाइलम तक जो वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर इसी तरह से आती है, मतलब रूट हेयर से निकलकर आती है थ्रू डिफरेंट पाथवे में सेंट्रल जाइलम तक पहुंचती है और यहाँ से आकर ही वाटर फिर से मूवमेंट करके लीव्स, ब्रांचेस, वहाँ तक फ्रूट और फ्लावर जहाँ पे जाना है वो जाता है। ईच विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। हर एक पाथवे की डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस होती है। जैसे कि पहला जो पाथवे हम पढ़ेंगे वो है अपोप्लास्टिक पाथवे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोप्लास्टिक पाथवे मूव्स थ्रू नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द रूट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन होता है रूट का? वो होता है सेल वॉल। हमने पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर में जो रूट का जो सेल का आउटर स्ट्रक्चर है प्लांट की वो है सेल वॉल और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ लिविंग थिंग्स नहीं है। ठीक है, एंड इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है वो भी कुछ फ्लूइड के साथ बना होता है, वो स्पेस होता है, वो स्पेस भी नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये सेल वॉल मान के चले और मान के चलिए ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये है आपका सेल वॉल आउटर कोट। ठीक है, ये है नॉन लिविंग और ये जो स्पेस होता है वो होता है नॉन लिविंग। तो वाटर क्या करती है इस नॉन लिविंग स्पेसेस में ट्रैवल करती है बाय बॉक फ्लो एंड कैपिलरी एक्शन। ये दोनों मैकेनिज्म के साथ ये फ्लो करती है और इस तरह से फ्लो करते करते ये देखिए ये जो सेल वॉल मान के चलिए ये सेल वॉल है, ये जो एपोप्लास्ट होता है ये सेल वॉल सॉरी ये एपोप्लास्ट है रेड कलर की, ये इस स्पेस में होता हुआ जाता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंट नहीं होता है, मिनिमल रेजिस्टेंट होता है ऑन्टिल इट रीचेस द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस तक पहुंच जाने, एंडोडर्मिस यहाँ पे है और एंडोडर्मिस में आपको कैस्पियन स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा और कैस्पियन स्ट्रिप के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सिर्फ समझो कैसे वाटर मूव करता है, एब्जॉर्प्शन की पाथवे समझो। तो ये क्या होता है आ गया वो एंडोडर्मिस तक विदाउट रेजिस्टेंट, उसको रेजिस्ट करने में कोई भी वहां पे वॉच गार्ड नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे, इसका समझ में आ गया अपोप्लास्टिक। नेक्स्ट आता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे इसमें वाटर ट्रैवल करती है थ्रू लिविंग साइटोप्लाज्म ऑफ रूट सेल्स। रूट में जो लिविंग साइटोप्लाज्म आ गया इसके अंदर देखिए वो इसके अंदर मतलब सेल के अंदर वो घुसकर वो पानी जाता है और मूविंग फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट बाय प्लाज्मोडेस्माटा। हमने पढ़ा है सेल में कि दोनों सेल को प्लांट में जो कनेक्ट करता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर वो घुसकर अंदर जाता है। ठीक है, इसमें ऑस्मोसिस टेक्निक यूज होती है, डिफ्यूजन टेक्निक आ जाती है और ये रेगुलेटेड होती है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जो नेक्स्ट पाथवे है वो है ट्रांससेलुलर पाथवे। इसमें क्या होती है वाटर क्रॉसेस बोथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द टोनोब्लास्ट। टोनोब्लास्ट मतलब जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन होता है उसको टोनोब्लास्ट बोलते हैं ऑफ इंडिविजुअल सेल। इंडिविजुअल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है ट्रांससेलुलर पाथवे एंड टोनोप्लास्ट को क्रॉस करते हुए वो अंदर जाइलम तक जाता है। इसमें भी ऑस्मोसिस काम करता है एंड इज ऑफन फैसिलिटेटेड बाय एक्वापोरिन्स। ठीक है, यहाँ तक हम वाटर को पहुंचा दिए, तो वाटर यहाँ तक पहुंच गया, बाय अपोप्लास्टिक मूवमेंट में चला गया, बाय सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में भी आता है, बाय ट्रांससेलुलर मूवमेंट में भी वो वाटर घुस गया अंदर।
लेकिन यहाँ पे एक वॉच डॉग बैठा हुआ है, एक वॉचमैन बैठा हुआ है जिसका नाम है कास्पियन स्ट्रिप। और एक कास्पियन स्ट्रिप ये एक वैक्सी बैंड होती है एंडोडर्मिस में। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये क्या करती है, अपोप्लास्टिक मूवमेंट को बीच में ब्लॉक कर देता है और इसको बोलता है तुम अपने रास्ते में जाओ, लाइन में जिस लाइन में सिंप्लास्टिक मूवमेंट होता है वहाँ से होकर गुजरकर तुम अंदर आ सकते हो। तुम अपने नॉन लिविंग सेल मतलब जिस तरह से चाहो उस तरह से घुस नहीं सकते। तुम्हें आने के लिए तुम नेचुरल गेट आया है, मतलब जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसके अंदर सिंप्लास्टिक के तरफ आप आ जाओ। उस सिंप्लास्टिक की जो पाथवे है उस पाथ में लाकर आप धाड़ी में खड़े हो जाओ और वहाँ से निकल कर अंदर आ जाओ। तो इसमें क्या होता है, तो जो भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो भी चाहिए होता है प्लांट को, तो इसी माध्यम से वो आता है। तो ऐसे वाटर रैप्चर होता है प्लांट के अंदर। समझ में आ गया? नेक्स्ट चले तो चलिए टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों हमने पिछले स्लाइड में ये पढ़ा कि कैस्प्रियंस जो स्ट्रिप होती है उसकी कुछ मतलब उसकी एक रोल होती है जहाँ पे वो रेगुलेटरी वर्क करती है। जो वाटर की मूवमेंट होती है टू द जाइलम एंड फ्लोएम, वहाँ तक कि में पहुँचने में वाटर की एक रेगुलेटरी वर्क करती है कैस्पियन स्ट्रिप। तो कैस्पियन स्ट्रिप होती क्या है, अगर कोई बिगनर्स है तो इसको भी जानना जरूरी है। द कैस्पियन स्ट्रिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CS बोलेंगे अभी, इज ए नैरो बेल्ट लाइक बैंड ऑफ हाइड्रोफोबिक सेलुलर मटेरियल डिपोजिटेड इन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स इन रूट्स। तो रूट की जो स्ट्रक्चर होती है, देखिए ये बीच वाला है जाइलम, ठीक है, साइड वाला है फ्लोएम। जाइलम में वन वे मूवमेंट होती है वाटर की, फ्लोएम में टू वे मूवमेंट होती है वाटर की, ठीक है। उसके चारों तरफ ये जो बैंड है, ये मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। तो एंडोडर्मिस बैंड के अंदर ये जो कैस्पियन स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये रेड कलर की, ठीक है, ये कैस्पियन स्ट्रिप क्या करती है, इसका एक बैंड एक कंटिन्यूस तो नहीं, एक सर्कुलर फॉर्म में ये बैंड फॉर्मेशन करती है। और ये क्या करती है, ये कंटिन्यूस रिंग के फॉर्म में एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। और ये एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है। जब अपोप्लास्ट हमने पढ़ा, जो अपोप्लास्टिक पाथवे होता है वहाँ पे नॉन लिविंग जो जगह है, नॉन लिविंग की स्पेस होती है। नॉन लिविंग स्पेस क्या हमने पढ़ा, इंट्रस जो सेलुलर स्पेस होती है एंड जो सेल वॉल होती है उसके बीच में आकर पानी गुजरता है, उसको अपोप्लास्टिक मूवमेंट कहती हैं। और सिम्प्लास्टिक में जो हमारे लिविंग सेल की जो प्लाज्मोडेस्माटा होती है मतलब उस वे में जाती है पानी। तो अपोप्लास्टिक वे को वो रेगुलेट करती है और उनको बोलता है कि तुम जाकर सिन प्लास्टिक के साथ मिलकर उस तरफ से आओ, यहाँ पे तुम्हारे कोई एंट्री नहीं है। तो इसमें क्या होती है, फोर्सिंग वाटर एंड सॉल्यूट टू क्रॉस द एंडोडर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर आप आओगे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, तो आपको वहाँ पे जो प्लांट के लिए सही चीज़ है वही सिर्फ रेगुलेटेड वे में अंदर आ सकता है, जो चीज़ सही नहीं है वो बाहर रह जाती है। तो इसी वजह से सिम्प्लास्टिक तरीके को ज़्यादा वो फोर्स करता है, सिम्प्लास्टिक तरीके से आता है। तो देखिए यहाँ पे नेचर कितना सही तरीके से, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी को भी इतना कंपोजिट तरीके में बनाया है, उसी फॉर्म में नेचर बहुत ध्यान रखता है कहाँ कैसे किस तरह से लिविंग बीइंग को जीना है, कौन सी मैकेनिज्म को यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। तो रेगुलेटरी फंक्शन क्या करता है कैस्पियन स्ट्रिप, जैसे कि ब्लॉक्स अपोप्लास्टिक मूवमेंट, इसके बारे में हमने पढ़ा। फोर्सेस सिम्प्लास्टिक और ट्रांसल्यूसर मूवमेंट, इसको जो वाटर मस्ट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसे वाटर को वो फोर्स करता है कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो प्लाज्मोडेस्माटा जो कनेक्शन है उसके बीच आप आओ, आप और कोई जगह देकर ना आओ, ठीक है, आप अपने रास्ते से आओ, बिना रास्ता इधर उधर लाइन पे रास्ते पे आओ, इधर उधर घुसना मत। उसी तरह से वो रेगुलेट करता है। एंश्योर सिलेक्टिव ऑप्टेक कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स द वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या चीज़ प्लांट के लिए सही है वही चीज़ ओनली एंटर कर पाए, इसको वो रेगुलेट करता है कैस्पियन स्ट्रिप। मतलब मान सकते हैं ये एक वाचडॉग है प्लांट की, ठीक है, रूट सिस्टम में। अलाउज प्लांट कंट्रोल, एनाबल्स रेगुलेशन ऑफ जाइलम सैप कंपोजिशन, ठीक है। विदाउट द कैस्पियन स्ट्रिप वाटर would move directly into the vascular tissues through the apoplastic pathway, bypassing the selective control mechanism of the symplastic and translucent pathway। अगर कैस्पियन स्ट्रिप नहीं होता तो अपोप्लास्टिक वे के माध्यम से डायरेक्टली
वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर पहुंच जाता, तो जो हमारा भाक्यूल्स है वहाँ पे पहुंच जाता। लेकिन अब कैस्पियन स्ट्रिप है, एक वॉचमैन वहाँ पे बैठा है, इसी वजह से ये लाइन पे आ पाता है, रेगुलेटेड वे में आ पाता है। ठीक है, ये रोल होता है कैस्पियन स्ट्रिप की। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। तो फिर वाटर अपटेक की जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा, तो दो तरीके से वाटर मूवमेंट करती है। एक मैकेनिज्म है पैसिव अपटेक एंड दूसरा है एक्टिव अपटेक। पैसिव में जैसे कि हमने इस वर्ड के साथ फैमिलियर अब हो चुके हैं। पैसिव मतलब जिसमें आप एनर्जी खर्च नहीं होता, और 90 टू 95% जो वाटर ऑब्जर्वेशन होती है वो पैसिव अपटेक से ही होती है। ये ड्रिवन बाय नेगेटिव प्रेशर फ्रॉम ट्रांसपिरेशन, मतलब ट्रांसपिरेशन जो होने के बाद प्लांट को वाटर चाहिए होता है, तो ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, तो जिसके वजह से सॉइल से वाटर मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ। तो वाटर मूव्स पैसिवली फ्रॉम सॉइल टू रूट्स। ठीक है, तो सॉइल से जो भी वाटर है वो रूट के माध्यम से, जो कैपिलरी फोर्स हो गया या फिर ट्रांसपिरेशन में जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होती है उसके वजह से वो धीरे धीरे वाटर ऊपर उठती है। एंड वाटर मूव्स पैसिवली फ्रॉम सॉइल टू रूट देन क्रिएट्स कंटिन्यूस वाटर कलम। और कंटिन्यूस वाटर कलम कहाँ से होती है? ये जाइलेम जो होती है हमारी, जाइलेम ये रोल बहुत खूबी से निभाता है। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू जाता है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल से सॉरी जो लेस नेगेटिव पोटेंशियल से मोर नेगेटिव जो वाटर पोटेंशियल है उसके तरफ प्लांट जाता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा। और जो एक्टिव अपटेक है ये ओनली इमरजेंसी कंडीशन में इस तरह की केसेस होती है, और इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए होता है, एटीपी खर्च होता है। ये ड्यूरिंग लो ट्रांसपिरेशन में काम करता है, जब बहुत ही कम ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और रूट प्रेशर जनरेट ये क्रिएट करता है। और एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट लोअर्स वाटर पोटेंशियल, क्योंकि एक्टिव अपटेक में क्या होता है, हमें एनर्जी खर्च करना पड़ता है। जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है प्लांट फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, वो एनर्जी को यहाँ पे वो खर्च कर रहा है रूट से पानी निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक वाटर पोटेंशियल लोअर हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी इनपुट की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम यही की इनसाइट निकाल सकते हैं कि पैसिव अपटेक इज द प्राइमरी मैकेनिज्म जिसमें 90 टू 95% वाटर अपटेक होती है, व्हाइल एक्टिव अपटेक प्लेज ए रोल इन जेनरेटिंग रूट प्रेशर क्रिएट करने के लिए। इसको आप याद रखिए, एक्टिव अपटेक जरूरत होती है और ये इमरजेंसी कंडीशन में क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जाइलेम ट्रांसपोर्ट एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी। ठीक है, ये चीज है क्या? द कोहेशन टेंशन थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ वाटर इज पुल्ड अप इन द प्लांट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स रादर देन पुश्ड। ठीक है, कोहेशन टेंशन थ्योरी ये बताता है, देखिए हमें बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो आंसर राइटिंग जो आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी पूछा जाएगा उस बेसिस पे हमें इतने डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप डीपली जाओगे आपको आंसर बहुत लेंदी हो जाएगी। हमें 1 या 1.5 पेज में कंप्लीट करना होता है हमारा आंसर। तो आप जितना पिन पॉइंट लिखोगे, एग्जामिनर जो देख रहा है ना उसको पता है कि क्या कैसे काम करता है, और आप कितने कम पॉइंट में, कीवर्ड में चीज़ों को लिख पाते हो विथ डीप नॉलेज, ये चेक करते हैं एग्जामिनर। तो इसी वजह से हमें ये बस लिखना है कि वाटर टेंशन थ्योरी कुछ ऐसा है कि इसमें एक्सप्लेन होता है इस थ्योरी के माध्यम से कि वाटर कैसे रूट से लीफ तक पूल्ड होता है रादर देन पुश्ड। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पूल एक मैकेनिज्म ये है कि ट्रांसपिरेशन पूल, सेकेंड एक्वेशन, थर्ड है आदेशन। ट्रांसपिरेशन पूल क्या है? इवापोरेशन फ्रॉम लीव्स क्रिएट्स ए नेगेटिव प्रेशर जिसको टेंशन बोलते हैं, दैट पुल्स वाटर अपवर्ड। इसके बारे में हमने पढ़ा कि प्लांट में जो बहुत धूप होने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन होती है, लीव से जो पानी गैस होकर ऊपर से उठता है, तो जिसके वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होती है जिसको टेंशन बोलते हैं, जिसके वजह से सॉइल से वाटर ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। ये एक मैकेनिज्म है। सेकेंड है कोहेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस कॉलम। तो ये क्या होती है, कैसे ऊपर 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 जाता है कि जो जाइलेम वेसल्स में जो वाटर की मॉलिक्यूल होती है तो उसमें क्या H2O होती है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके वो क्या करते हैं, एक कंटिन्यूस कॉलम क्रिएट करते हैं जिसके वजह से वाटर ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ जाती है। देन आदेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अदर्स टू हाइड्रोलिक जाइलेम वॉल्स काउंटर एक्टिंग ग्रेविटी।
तो ये क्या करती है, जाइलेम वॉल्स में एक हाइड्रोफिलिक, मतलब जाइलेम वॉल में एक ऐसी स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो एक हाइड्रोफिलिक मतलब नेचर है जाइलेम वॉल की, जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल इससे आधर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जिसके वजह से ग्रेविटी, जो नेगेटिव हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि एक ग्रेविटी फोर्स काम करती है जो वाटर मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ ढकलता है, मतलब खुद के तरफ खींचता है। और ये जो जाइलेम वेसल में जो हमारा अधेसिव वॉल है, मतलब जो हाइड्रोफिलिक वॉल है, जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक बार चिपक जाते हैं तो उसी कंटिन्यूस फॉर्म में चले जाते हैं, रादर देन कि पुलिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करती है, जो रूट से स्टेम, एंड इसी तरह से जाइलेम स्ट्रक्चर क्या होती है, रूट से स्टेम की तरफ वाटर जाती है और उसके बाद स्टेम से जाती है लीफ तक। ये जो जाइलेम वेसल है वो एक डेड एंड हैलो सेल्स है। ठीक है, ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट्स इसमें होती है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसका वॉल जो लिग्निफाइड स्ट्रक्चर वॉल्स है, जिसके वजह से ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वाटर को। कंटिन्यूस ट्यूब्स विथ नो एंड वॉल्स, ये कंटिन्यूस ट्यूब है, हमने पढ़ा था, मुझे याद है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फिजियोलॉजी में थोड़ा पढ़ाया था जाइलेम स्ट्रक्चर कैसी होती है, एंड उसमें टाइनी पोर्स, पीट्स वगैरह होती है वेसल के बीच। ठीक है, तो वाटर मूवमेंट अकर्स थ्रू ए पूल मैकेनिज्म। आज वाटर evaporates from leaves, it creates tension that pulls the water column upward, overcoming gravity through the combined effects of cohesion and adhesion। तो इसी तरह से जाइलेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। ये है आपकी जाइलेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, सबको मिलाकर हम इसका कंक्लूजन इससे बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जाइलम की एक देखिए आप, जाइलम यहाँ पे मैंने एक 3D स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं अंदर कितना हलो है। ठीक है, फ्लोएम इस तरह से आता है और उसके बाद ये सारे डिफरेंट एंडोडर्मिस और जो भी है यहाँ पे ऐसे होता है। और अगर उसका कुछ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं, ये जो अंदर का है ये है जाइलम। ठीक है, अगर कुछ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम दिखाएंगे तो देखिए ये एक वॉल की तरफ मतलब एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है रूट में, और ये बाहर की जो साइड है वो थिक सेल वॉल है कंटेनिंग लिग्निन। ठीक है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो पोर्स पिट वगैरह होते हैं उनको थीन एरिया ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल में थीन एरिया होती है, उसको पीट बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। फिर स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म, इसको डेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, बिल्कुल भी खाली है। एंड गैप वेयर एंड वॉल ऑफ सेल हैज बीन लॉस्ट, इसमें एंड वॉल मतलब सेल इसके अंदर नहीं है। ये अगर इसको बीच में हम काट रहे हैं हॉलो की तरह तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एकदम हॉलो है अंदर। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है हमारा जो प्लांट की जाइलम। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी काफ़ी रोल आता है, इंपॉर्टेंट रोल। वाटर पोटेंशियल क्या होती है, जो मेजर ऑफ द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर डिटरमाइनिंग इट्स मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स। वाटर हमने पढ़ा कि हायर मतलब वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर पोटेंशियल को जाता है। हायर मतलब लेस नेगेटिव, जो कि सॉयल में होती है जो वाटर पोटेंशियल, और लोअर मतलब एटमॉस्फेयर जिसमें मोर नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मतलब लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल आते हैं सॉल्यूट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। प्रेशर पोटेंशियल, इसके बारे में भी हमने देखा, पॉजिटिव इन सैचुरेटेड सॉइल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होती है। एंड मेट्रिक पोटेंशियल, जो कि आधेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड सॉइल पार्टिकल्स, ये सब काम करती है वाटर के मूवमेंट में। एंड सॉइल वाटर पोटेंशियल कैसे निर्धारित होती है, आज सॉइल ड्राइज मेट्रिक पोटेंशियल बिकम्स इंक्रीजिंगली नेगेटिव। जब सॉइल ड्राई हो जाती है, जो आधेसिवनेस है फोर्स बिटवीन वाटर एंड सॉइल पार्टिकल्स, वो एकदम नेगेटिव हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से सैचुरेटेड सॉइल में सॉइल वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। मतलब जो सॉइल में ज़्यादा पानी होती है, एकदम पानी भरपूर रहता है, उसको सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं, और इसमें सबसे लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होती है। मतलब नेगेटिव वाटर पोटेंशियल सबसे लेस होती है, लेकिन उसका वाटर पोटेंशियल सबसे हायर है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल मतलब क्या, वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है, मतलब वाटर को होल्ड करने की, मूवमेंट करने की जो स्टेटस ऑफ वाटर है सबसे ज़्यादा है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा,
हायर वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा सॉइल में होती है। हायर वाटर पोटेंशियल मतलब लेस नेगेटिव एनर्जी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी भरपूर है उसमें, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी उसका होता है सैचुरेटेड सॉइल में -0.012 -0.03 MPa। विल्टिंग पॉइंट होती है -1.5 एंड अनअवेलेबल वाटर होती है लेस दैन -31 MPa, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। और अगर यहाँ पे पहुँच गया तो वाटर अनअवेलेबल हो जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इसी तरह जाता है, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल। तो सॉइल में इतना होता है, रूट में इतना होता है, फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, स्टेम में इतना होता है, लीफ में इतना होता है एंड एटमॉस्फेयर में इतना होता है। तो वाटर मूव्स पैसिवली अलोंग इट्स ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और ये जो मूवमेंट होती है पैसिव मूवमेंट होती है, समझ में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोमाटा कैसे रेगुलेट करती है ट्रांसपीरेशन और प्लांट में वाटर मूवमेंट में किस तरह की रोल निभाती है। तो स्टोमाटल स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा होगा। तो लीव्स के ऊपर सरफेस में एक माइक्रो पोर्स होती है और एपिडर्मल सरफेसेस में, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर ये सारी चीज़ों का एक्सचेंज होती है। और ये जो चीज़ होती है बाय द स्पेशलाइज्ड सेल विच इज़ नोन एज गार्ड सेल्स, ठीक है, इसको गार्ड सेल बोलते हैं। और स्टोमाटा में दो तरह की गार्ड सेल होते हैं और जिसके प्रेजेंस में क्या होती है, ये जो ओपन होते ही ये सब गैस एक्सचेंज होते हैं, क्लोज होते ही सब बंद हो जाता है। ओपन कब होता है? डे टाइम में, ड्यूरिंग द सनलाइट, जब लाइट पड़ता है यहाँ पे के इन्फ्लक्स होती है, इसके आसपास जो के आयन है, पोटेशियम की जो आयन है वो क्या करती है फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, ये एक्टिवली पंप हो जाती हैं, जिसके वजह से सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर पोटेंशियल लोअर हो जाती है और जिसके वजह से कॉजेस वाटर टू मूव इन बाय ऑस्मोसिस, अंदर की तरफ वाटर अंदर घुस जाती है, जिसके वजह से ये थोड़ा गार्ड सेल अंदर की तरह, मतलब आउटवर्ड की तरह इस तरह से खुल जाता है। और जिसके वजह से दो गार्ड सेल है ना, तो एक दूसरे के साथ वो खुल जाता है जब, तो ये यहाँ पे एक पोर क्रिएट हो जाती है, एक बड़ा सा पोर क्रिएट हो जाता है। और ये पोर के वजह से, स्वेल के वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर सब कुछ एक्सचेंज होते हैं। लेकिन वही चीज़ें जब रात को क्या होती है, रात हो जाती है, तब एक वाटर स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वाटर स्ट्रेस क्योंकि प्लांट सब कुछ वाटर लगा लेती है अपने काम में और बहुत सारी वाटर भी ट्रांसपिरेशन होके चली जाती है। रात में वही चीज़ क्या करते हैं, स्टोमाटा क्लोज हो जाती है वाटर प्रेशर की वजह से और वाटर स्ट्रेस की वजह से, और फिर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती। तो इस तरह से स्टोमाटा एक मेंटेन करती है रेगुलेशंस गैस एक्सचेंज एंड वाटर मूवमेंट में। नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब वाटर मूवमेंट को। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, वाटर वेपर होकर एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है। तो transpiration rate is influenced by environmental factors that affect the water potential gradient between the leaf and atmosphere as well as stomatal aperture। तो ये जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस पे क्या होती है, जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू वाटर मूवमेंट करती है, तो ये सॉइल से लीफ तक, लीफ से फिर से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से इस जो स्टोमाटल अपर्चर है इसी माध्यम से एटमॉस्फेयर को जाती है, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। तो लाइट का क्या इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स नंबर 1 जो कि लाइट है, डे और नाइट साइकिल जो कि ट्रिगर करती है स्टोमाटल ओपनिंग और क्लोजिंग को। लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट्स क्लोरोफिल एक्टिविटी, डार्कनेस कॉजेस स्टोमाटल क्लोजर। तो लाइट ज़्यादा होगी तो क्लोरोफिल ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और डार्कनेस ज़्यादा होगी तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगी और वहाँ पे ट्रांसपिरेशन काम नहीं करेगी। टेम्परेचर क्या फैक्टर मेंटेन करती है, इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ज़्यादा टेम्परेचर होगी तो ज़्यादा धूप आएगी तो हमें भी डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, नहीं, उसी तरह से प्लांट का भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो कि एक एंजाइम एक्टिविटी को भी अफेक्ट्स करता है इन गार्ड सेल में। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। वाटर जो मूवमेंट करती है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, तो क्या होती है, ये अफेक्ट करती है उस वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को। हायर ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस ट्रांसपिरेशन, ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वाटर रहती है, तो जिसके वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती है एटमॉस्फेयर को प्लांट से वाटर खींचने की।
तो डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है, जिसके वजह से स्टोमाटल क्लोजर भी होती है मैकेनिज्म, इसके वजह से स्टोमाटल क्लोज हो जाती है। विंड भी एक फैक्टर जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। एनहांसेस वाटर मूवमेंट अराउंड लीव्स के सराउंडिंग में जो वाटर होती है उसको मूवमेंट में ये अफेक्ट करती है। इंक्रीजेस CO डिफ्यूजन टू लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन होने में लीव्स में ये भी इंक्रीज हो जाती है। कैन डिस्टर्ब वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन लीव सरफेस, ठीक है, जो लीफ सरफेस में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको भी वो डिस्टर्ब कर देता है विंड। सॉइल वाटर एक फैक्टर है, अफेक्ट्स वाटर अवेलेबिलिटी टू रूट में जो भी वाटर है उसको वाटर की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस रूट टू सूट वाटर मूवमेंट, सॉइल वाटर में के हम जैसे पढ़े कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है और फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, जो भी हमने पढ़ा, मेट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है कि रूट तक कितना जाएगी वाटर, सूट तक कितना जाएगी वाटर, और इसके वजह से कैन लिमिट ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग ड्रॉट के पीरियड में भी ट्रांसपिरेशन में को ये लिमिट करता है, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन, वो कैसे वाटर मूवमेंट को अफेक्ट करता है। एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन होती है जो कि स्टोमाटल क्लोजर को कंट्रोल करता है। साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं सेल डिवीजन को, एंड हार्मोन्स मॉडिफाई रूट ग्रोथ एंड वाटर एक्विजिशंस, ठीक है। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कलेक्टिवली डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड स्टोमाटल रेगुलेशन व्हिच अल्टीमेटली कंट्रोल्स ट्रांसपिरेशन रेट एंड प्लांट वाटर स्टेटस। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्वापोरिन्स। और ये एक्वापोरिन्स क्या है, जो कि प्लांट में वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करती है। हमने पढ़ा था, आपको याद है जब हम पढ़े वाटर की पाथवेज जो होती है रूट में, वाटर की जो पाथवे हम पढ़े, अपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, ट्रांससेलुलर, कास्पियन स्ट्रिप, वहाँ पे एक टर्म आया था एक्वापोरिन्स। मैंने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाकर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो एक्वापोरिन्स होते हैं वो एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, दैट फंक्शन एज हाईली सिलेक्टिव वाटर चैनल। ये एक सिलेक्टिव वाटर चैनल क्रिएट करती है, इस प्रोटीन के माध्यम से क्रिएट होती है, जो कि रैपिड एंड एफिशिएंट मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है ऑफ वाटर अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन। एक सेल से दूसरे सेल तक जो डिफरेंट पाथवे होता है, जैसे अपोप्लास्टिक हो गया, सिम्प्लास्टिक हो गया, ट्रांससेलुलर हो गया, वो जो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वाटर मूवमेंट करती है एंड फाइनली पहुंचती है जाइलम वेसल्स तक। तो ये जो मूवमेंट को क्या करती है, एक्वापोरिन्स के द्वारा फैसिलिटेट होती है, रैपिड एंड एफिशिएंट मूवमेंट, और बहुत ही सिलेक्टिव वाटर चैनल ही होता है, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ होती है। इसके जो देख सकते हैं आप किस तरह से ये वाटर को की मूवमेंट को सिलेक्टिव वे में लेकर जाता है। तो क्रिटिकल फंक्शन इसका ये है कि वाटर अपटेक फ्रॉम द सॉइल को, ये भी मैंने सॉइल से जो वाटर अपटेक होगा उसको भी फैसिलिटेट करता है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन करती है विद इन प्लांट एक रेगुलेटेड वे में, और एनवायरमेंटल सिग्नल को भी ये अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा निभाता है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। डायनामिक रेगुलेशन क्या है, फॉस्फोरिलेशन में अल्टर्स चैनल कन्फर्मेशन, फॉस्फोरिलेशन में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। पीएच चेंजेस में भी इसका काफ़ी जो रोल है, जैसे कि मॉड्यूलेट्स चैनल एक्टिविटी ये करता है। कैल्शियम कंसंट्रेशन भी करता है चैनल ओपनिंग को रेगुलेट करके, और आरओए सिग्नलिंग मतलब रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कौन से स्ट्रेस में प्लांट है अभी, उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करता है। तो डायनामिक रेगुलेशन अलाउज प्लांट टू फाइन ट्यून वाटर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी टू मैच एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से प्लांट अपने अंदर वाटर मूवमेंट करता है बाय यूजिंग दिस एक्वापोरिन्स। ओके, तो नेक्स्ट एक टॉपिक आता है कि ड्रॉट स्ट्रेस को कैसे वाटर मतलब प्लांट मैनेज करता है। ड्रॉट स्ट्रेस टाइम पीरियड में किस तरह की वाटर मूवमेंट होती है। प्लांट एम्प्लॉय मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्सेज टू ड्रॉट स्ट्रेस कैटेगराइज बाय टेम्पोरल स्केल। तो मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्सेज, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी है कि हम डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन में किस तरह की बॉडी रिस्पॉन्स करती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो डिफरेंट वे में रिस्पॉन्स करती है। उसी तरह से प्लांट में भी सेम कैटेगरी क्रिएट होती है। शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज एक होती है लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या आता है, स्टोमाटल क्लोज हो जाती है। रैपिड रिस्पॉन्सेज मेडिएटेड बाय एबीए टू रिड्यूस एब्सिसिक एसिड जो होती है, टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो इसी तरह से एबीए के वजह से
वाटर लॉस नहीं हो पाती है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, और मतलब ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाती है ठीक से जी, बिकॉज स्टोमाटा क्लोज हो जाती है। लीफ रोलिंग हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है। हमने जब देखा पानी अगर नहीं दिया तो लीफ नीचे की तरफ आ जाती है, या फिर रोल 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 हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है। तो ये क्या करती है, रिड्यूस सरफेस एरिया एक्सपोज टू सनलाइट एंड विंड, जिसके वजह से सरफेस एरिया अगर रिड्यूस कर दिया जाएगा तो स्टोमाटा क्लोज होकर रहेगा, स्टोमाटा ओपन नहीं हो पाएगा तो वाटर वेपर होकर नहीं जाएगी। इंक्रीज्ड रूट ग्रोथ, प्रायोरिटाइज रूट ग्रोथ टू एक्सप्लोर डीपर सॉइल लेयर्स। तो क्या होता है शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्सेस में, रूट ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होती है, ताकि प्लांट को ये पता चले कौन सी जोन में सॉइल है, ठीक है, सॉरी सॉइल के कौन सी जोन में वाटर है। तो ये चीज़ें होती है। लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स क्या होती है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है, मतलब अकुमुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स टू लोअर सेलुलर वाटर पोटेंशियल। जो लोअर सेलुलर जो होती है, आई मीन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रख के चल सकते हो कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाती है, कुछ सल्यूट आकर अकुमुलेट हो जाती है ताकि वाटर पोटेंशियल सेलुलर लेवल पे थोड़ा लोअर हो जाए, ठीक है। अल्टर्ड रूट टू सूट रेशियो क्या होती है, मोर बायोमास एलोकेटेड टू रूट्स रिलेटेड टू सूट। हमने पढ़ा कि रूट ग्रोथ अभी ज़्यादा होती है ताकि प्लांट कौन सी सॉइल की कौन सी लेवल पे वाटर है वो ढूंढ पाए। इसी वजह से सूट की डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि प्लांट अपने हर एक एनर्जी रूट डेवलपमेंट में तभी लगाती है। मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स क्या होती है, अपरेगुलेशन ऑफ स्ट्रेस रेस्पॉन्सिव जीन्स एंड हीट शॉक प्रोटीन्स। तो ये जो होते हैं हीट शॉक, कुछ प्रोटीन्स होते हैं प्लांट बॉडी में, एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्सिव जीन्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन करना शुरू कर देते हैं। तो एब्सिसिक एसिड रेगुलेट्स स्टोमाटा क्लोजर एंड स्ट्रेस जीन एक्सप्रेशंस, ठीक है, इसको भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम थोड़ा देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड कैसे वाटर स्ट्रेस रेस्पॉन्स में उसकी रोल कैसे निभाता है। जो एब्सिसिक एसिड होती है वो सर्व एज ए मास्टर रेगुलेटर ऑफ ड्रॉट रेस्पॉन्स इन प्लांट्स। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, एक बहुत नाइस आंसर हो सकती है। कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल अडॉप्शन टू वाटर स्ट्रेस। कैसे, तो जो ड्रॉट स्ट्रेस एक होती है जहाँ पे लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी होती है, जब ड्रॉट होता है तो डेफिनेटली वाटर सॉइल में ज़्यादातर नहीं होती है, जिसके वजह से एक स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे एबीए अकुमुलेशन होती है। इस स्ट्रेस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड की हार्मोन की ज़्यादा अकुमुलेशन हो जाती है प्लांट सेल में। तो जिसके वजह से एबीए बाइंड्स टू रिसेप्टर, जो प्लांट की रिसेप्टर होती है वहाँ पे एबीए बाइंड कर लेती है उसके साथ, और क्या होती है फिर कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेस अडॉप्शन, और उसके बाद एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होके स्ट्रेस की अडॉप्शन प्लांट कर लेती है और वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करती है। स्टोमाटा क्लोजर हो जाती है, तो एबीए के प्रमोट से गार्ड सेल भी फ्लैसिडिटी हो जाती है, फ्लैसिड कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसके वजह से गार्ड सेल ओपन नहीं हो पाता और पोर्स नहीं खुल पाते, जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस हो जाती है, वाटर लॉस भी रिड्यूस हो जाती है प्लांट से। स्ट्रेस रेस्पॉन्सिव जीन एक्सप्रेशन भी एबीए के द्वारा होती है। एबीए इंड्यूसेस हीट शॉक स्टॉक प्रोटीन्स, डिहाइड्रिन्स, देन ट्रांसपिरेशन फैक्टर्स लाइक DREB2, ये सारी चीज़ें वो निकालती है, जिसके वजह से मतलब ये सारी चीज़ें इंड्यूस करती है, जिसके वजह से वाटर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता। तो एबीए की रेगुलेशन की बेनिफिट क्या है, एनहांस्ड ड्रॉट टॉलरेंस, बैलेंस्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड इम्प्रूव्ड प्लांट सर्वाइवल, ठीक है, ये सारे चीज़ें आपका एबीए करता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है वो है माइक्रोराइजल सिम्बायोसिस। और माइक्रोराइजल सिम्बायोसिस आपको पता है कहाँ पे होता है, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं वहाँ पे पर्टिकुलरली होते हैं। और ये माइक्रोराइजल सिम्बायोसिस के वजह से क्या होता है, वाटर एक्विजिशन कैसे होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रोराइजल जो फंजी होती है वो एक सिम्बायोसिस एसोसिएशन क्रिएट करती है प्लांट रूट के साथ। आप देख सकते हैं ये एक प्लांट रूट है जहाँ पे सिम्बायोसिस नहीं होता, और ये जहाँ पे होता है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है विदाउट माइक्रोराइजा और ये विथ माइक्रोराइजा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन, ड्राई कंडीशन, इट एनहांसेस सिग्निफिकेंटली वाटर एंड न्यूट्रिएंट एक्विजिशन, ठीक है। तो ये क्या करती है, की बेनिफिट्स क्या होती है इसके वजह से, एक्सटेंडेड सॉइल एक्सप्लोरेशन, कि ये हाइपे एक्सटेंडेड बियॉन्ड रूट हेयर्स इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया।
तो ड्राई रूट जब हो जाती है, ड्राई सर्फेसेस ड्राई हो जाती है सॉयल, तो ये एक्सटेंड करते हैं इन द सर्च ऑफ वाटर इन द सॉयल, तो ये एक्सटेंड करते हैं सरफेस एरिया, हेल्प करते हैं रूट को, और एक्सेस टू मोर डिस्टेंट वाटर इन ड्राई सॉयल, तो ये ट्रैवल कर पाते हैं कि खोजते हैं कहाँ पे सॉयल में वाटर है, तो वाटर अपटेक को ही इम्प्रूव करते हैं इनडायरेक्टली। एनहांस्ड न्यूट्रिएंट अपटेक, बेटर एक्विजिशन ऑफ इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, तो ये न्यूट्रिएंट वाटर दोनों को एक्विजिशन में हेल्प करते हैं, पर्टिकुलरली फास्फोरस की भी। जो माइक्रोरिजल सिम्बायोसिस होती है लेगुमिनस प्लांट में, वहाँ पे फास्फोरस न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इंक्रीज्ड ड्रॉट टॉलरेंस, और इसके वजह से रिड्यूस्ड ड्रॉप इन मैट्रिक पोटेंशियल एट रूट सॉइल इंटरफेस, और जिसके वजह से ड्रॉट टॉलरेंस कैपेसिटी रूट की बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आते आते फाइनल पॉइंट में हम आ गए कि अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, सॉइल प्लांट वाटर सब कुछ, रिलेशनशिप किसके साथ क्या रिलेशनशिप है हमने पढ़ लिया जीस्टली ब्रीफली। तो इसको मिक्स करके इंटीग्रेटेड करके हम ऐसे लिखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंसाइट्स फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल वाटर यूज एफिशिएंसी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, स्पेशली इन द फेस ऑफ चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इंक्रीजिंग वाटर स्कार्सिटी। हमें ये रिलेशन पता होगा तो ही हम इम्प्रूव कर पाएंगे वाटर एक यूज एफिशिएंसी को एग्रीकल्चर में, एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी को उसी हिसाब से हम बढ़ा पाएंगे ड्यूरिंग द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वाटर स्कार्सिटी कंडीशन भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इसी स्टेज में, इसी सिचुएशन में हमें सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसको जानने में क्या फ़ायदा मिलेगा, सॉइल वाटर मैनेज कर पाएंगे, जिसके वजह से कंजर्वेशन टिलेज कर पाएंगे टू मेंटेन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड इम्प्रूव वाटर रिटेंशन, कवर क्रॉप करेंगे टू प्रोटेक्ट सॉइल सरफेस एंड इंक्रीज एग्रीगेट स्टेबिलिटी, ऑप्टिमल सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट करेंगे बेस्ड ऑन सॉइल टेक्सचर एंड क्रॉप नीड्स। ओके, रूट जोन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कैसे कि डीप प्लाविंग करेंगे टू असेस वाटर इन डीपर सॉइल लेयर्स ड्यूरिंग ड्रॉट। हमने पढ़ा है कि ड्रॉट कंडीशन में रूट ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम देगा। रूट प्रूनिंग टेक्निक हम करेंगे टू इम्प्रूव वाटर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टू एनहांस रूट ग्रोथ। रूट ग्रोथ सबसे जरूरी होता है इसी वजह से, क्योंकि ड्रॉट कंडीशन को टॉलरेट कर पाए प्लांट। प्लांट ब्रीडिंग एप्लीकेशन कुछ हम यूज़ करेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए। सिलेक्शन फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज विथ स्टोमाटल रेगुलेशन, ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड aquaporine रेगुलेशन टू एनहांस वाटर यूज, जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर एनहांस्ड ड्रॉट रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, एग्रीकल्चर वाटर कंजर्वेशन कैसे करेंगे कि लास्ट पॉइंट है वाटर को कंजर्व करना हमें बहुत ज़रूरी है। वो कर सकते हैं माइक्रोराइजल इनोकुलेशन करके टू एक्सपांड रूट एक्सप्लोरेशन एंड एसेस डिस्टेंट वाटर। माइक्रोराइजल इनोकुलेशन करेंगे तो रूट का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन, ये डिस्टेंस वाटर को एसेस करने में मदद करेगा। ऑप्टिमल इरिगेशन शेड्यूलिंग हम करेंगे बेस्ड ऑन प्लांट वाटर डिमांड, डेवलपमेंट ऑफ वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स विथ अल्टर्ड फोटोसिंथेटिक पाथवेज। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप को पढ़ने के बाद तो काफ़ी हद तक हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी व्हाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल वाटर यूज एंड मुझे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो लास्ट वन इज कंक्लूजन हम इसे ऐसे कंक्लूड करेंगे, द डायनामिक कंटिन्यूम। तो क्या है, द सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप इज अ डायनामिक एंड इंट्रिकेट सिस्टम फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस कंटिन्यूम फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्लांट टू द एटमॉस्फेयर। हमने पढ़ा सॉइल से रूट से जाइलम होकर लीफ और उसके बाद एटमॉस्फेयर पर तक जाती है water. This relationship is not merely a physiological curiosity but a cornerstone for plant survival, ecosystem health and agricultural productivity. तो प्लांट सर्वाइवल के लिए हमें ये जरूरी है जानना कि अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट मैकेनिज्म इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्लांट अर्गर एंड फैसिलिटेटिंग फोटोसिंथेसिस अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस। सेकेंड वन इज इकोसिस्टम हेल्थ, जिसमें जो हमने जो पढ़ा ये रेगुलेट करती है कार्बन फिक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोसिस्टम रेजिलियंस, क्रिएटिंग ए फाउंडेशन फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। एंड नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। एप्लीकेशन ऑफ सॉइल प्लांट वाटर प्रिंसिपल इज वाइटल फॉर सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशली इन द फेस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग वाटर स्कार्सिटी।
तो कंटिन्यूड रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स आर वाइटल फॉर डेवलपिंग रेजिलिएंट प्लांट सिस्टम्स एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इसके साथ ये बहुत ही सुंदर कंक्लूजन हमने दिया। तो आंसर राइटिंग में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइम क्या क्या काम करती है प्लांट में, कैसे काम करती है, सब कुछ बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।